नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर इसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सदैव और सतत अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करेंगे जो कुछ इस अवधारणा से रूबरू करवाएगा कि राष्ट्र की सर्वोच्चता प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक देशवासी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये घटना का वर्णन हो सकता है कि पिछले किसी एपिसोड में इसका वर्णन किया गया हो, लेकिन वो वर्णन हर मौके पर और कई बार किए जाने की आवश्यकता है ताकि हम भारतीय भाई बहनों में भी उसी तरह का जज्बा हो कि राष्ट्र की सर्वोच्चता का जज्बा जो है, कि भावना जो है, हर एक भारतीय भाई बहन के दिलो दिमाग पर होनी चाहिए। हमारे देश के लोग अक्सर जो है जापान का उदाहरण देते हैं। जापान की अर्थव्यवस्था, जापान की व्यवस्था, जापान की बुलेट ट्रेन, जापान की टेक्नोलॉजी और उसकी टेक्निकल फाइनेंसी और पिनेकल्स यानी जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है और काफ़ी उद्योग जगत में वो छोटा सा मुल्क उद्योग जगत में दुनिया के वर्ल्ड मार्केट पर काफ़ी उसका दबदबा है। वैसे चीन ने जो दबदबा किया है वो तो धूर्तता से किया है, लेकिन ये अपने परिश्रम और काबिलियत के बल पर। और बराबर हम भारतीय लोग इस बात की मिसाल देते हैं कि भाई देखिए, ये जापान की गाड़ी है, जापान की तकनीकी है, रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में तमाम बातें आती हैं। तो ये गौर करने की आवश्यकता। अच्छा, और जिस जापान को 1945 में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराकर उसको तबाह कर दिया था, उस जापान को, वहाँ के जापान के लोगों ने इस ऊंचाई तक अपने देश को ला खड़ा किया। तो निश्चित तौर पर उनकी राष्ट्र के प्रति जो भावना है, समर्पण है, उसको समझने की आवश्यकता है। तो इस संबंध में एक घटना है, वो उसको याद दिलाना जरूरी है। किसी एक औसत जापानी से जब ये पूछा गया
और उसके सामने एक विकट सवाल किया गया कि मान लीजिए आपके सामने आपका बौद्ध धर्म है और आपके पिताजी हैं। विकट स्थिति या प्रश्न यह है कि एक को मार कर ही दूसरे को बचाया जा सकता है, तो इस विकट स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उसने देर नहीं लगाई और कहा कि हम अपने बौद्ध धर्म को बचाएंगे। यदि अपने पिता को मारने की भी नौबत आई तो हम अपने बौद्ध धर्म को बचाएंगे। तो फिर उससे एक और विकट सवाल किया गया कि मान लीजिए आपके सामने आपका देश जापान है और आपका धर्म बौद्ध धर्म है, और इन दोनों में भी वही स्थिति है कि एक को मार करके ही दूसरे को बचाया जा सकता है। तो उन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? तो वो उससे भी जल्दी और कहा कि हम इसमें जरा भी देर नहीं लगाएंगे, अपने बौद्ध धर्म को मार करके अपने देश जापान को बचाएंगे। ये भावना है वहां के औसत जापानी की अपने राष्ट्र के प्रति। जरा तुलना करिए अपने यहाँ, हर बात में धर्म धर्म हिंदू धर्म इस्लाम धर्म हिंदू धर्म इस्लाम धर्म, और वो दिखाने की कोशिश है कि हमारा हिंदू धर्म राष्ट्र से बड़ा है, हमारा इस्लाम धर्म राष्ट्र से बड़ा है, और इसके आगे वो देश की कोई अहमियत नहीं। और ऐसा देखने को भी मिलता है। वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो भारत राष्ट्र पहले से बना हुआ है, जो भारत के संविधान से चल रहा है, उसी को कमजोर करने की बात होती है। और इन्हीं का जो जोड़ीदार है वो बात पर जो जोड़ीदार से मतलब कि इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में वो बात बोला करते हैं कि इस्लाम खतरे है, इस्लाम खतरे में है, कि इस्लाम खतरे में है बोल करके देश को कमजोर करना। और उसके अलावा भी जो है छोटी छोटी बातों पर देश हित को कुचल देना। अपने देश में सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना, उसको कमजोर करना, और भारतीय समाज में भेद विभेद पैदा करना, फिर वही जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, समूह के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। यह सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। और यही लोग वो जापान की तारीफ करते हैं। इनको जापान की तारीफ करने का कोई हक नहीं बनता। पहले वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्या वो औसत जापानी की भांति जो अभी बताया गया है, वो राष्ट्र की सर्वोच्चता की देश ही मेरे लिए सबसे बड़ा है। देश ही जो है हमारे ईश्वर खुदा या गॉड से बड़ा है। हमारे वेद पुराण और कुरान शरीफ, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब उससे भी बड़ा है। क्या ये भावना है? यदि नहीं है तो फिर जापान की तारीफ करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता। आज उसी चीज की जरूरत है कि हम प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक भारतीय भाई बहन राष्ट्र की सर्वोच्चता को पहचाने और वही जज्बा लाए। ध्यान रहे कि वही जज्बा लाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह के साथ
अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु ने फांसी के फंदे को चूमा था। भगत सिंह की लोकप्रियता पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल रही थी और ये मोहनदास करमचंद गांधी की जो नकली लोकप्रियता थी उसको सरपास करते हुए यानी और बहुत ऊंचाइयों को छू रही थी। तभी से जलन होने लगी इस मोहनदास करमचंद गांधी को, और तभी से इन सबों ने मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने मन में ठान लिया कि इनको जनता की नज़रों में लोकप्रिय, भले देशभक्ति के नाम पर इनका नाम लिया जाए, लेकिन साजिश ये की जाए कि जनता की जनमानस के बीच में ये लोकप्रिय न होने पाए, और बड़ी लंबी साजिश किया। और दूसरा, हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आज़ादी दूंगा, वो वही जज्बा था कि देश के लिए कुर्बानी का जज्बा जगाइए, तभी आप आज़ादी पाने के नैतिक हकदार बन सकते हैं। और काफ़ी लोग प्रभावित भी हुए थे, लेकिन बीच में ये मोहनदास करमचंद गांधी यानी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू ने देश बांटने का यानी सत्ता हथियाने के लिए देश बांटने का षड्यंत्र रचा, और जिसके कारण देश बटा। 25 से 30 लाख लोगों ने जानें गंवाई, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े। तो ऐसा नहीं है कि हमारी इस मिट्टी के देशभक्तों ने अपनी जान दे करके भी इस जज्बे को जगाने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस ये देश विरोधी ताकतें जो कि इनके जज्बे को दबाना चाहती हैं, हमेशा जो है सत्ता पर काबिज रही, और ये हमारे जनमानस में लोकप्रिय न हो इसकी कई तरह की घिनौनी साजिशें की गई। आज वही ताकतें ये पहचानने की जरूरत है कि हमारे समाज में जातिवाद, अब ऐसा है कि भारतीय जनता दल ने कई तरह से बताया है कि ये जो GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, यह इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है। अब सवाल यह है कि इस तरह का वीडियो करीब 3-4 साल हो गया है, ये वीडियो जनमानस में पहुंचाया जाए और हर एक जो हमारा भारतीय भाई बहन है इस पैगाम को, इस संदेश को हर एक जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करे। और सोशल मीडिया के काफ़ी लोग जानकार भी हैं, तो सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफार्म पर, फेसबुक हो और भी हो, उस पर उसको पहुंचाया जाए, तो उसी तरह की जागृति जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह या हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लोगों के दिलों में मुल्क के प्रति या मुल्क की सर्वोच्चता के प्रति, मुल्क की भक्ति के प्रति जो जज्बा जगाया था, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं अमर शहीदों की प्रेरणा से आज भारतीय जनता दल उसको जगाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन का फर्ज बनता है कि इस संदेश को सोशल मीडिया के हर प्लेटफार्म पर इसको आगे बढ़ाएं। ये सिर्फ एक दो आदमी का काम नहीं है, 10 आदमी का भी काम नहीं है, सैकड़ों आदमी का भी काम नहीं है। ये सभी हमारे 135 करोड़ भारतीय भाई बहनों का फर्ज बनता है कि इस पैगाम को घर घर तक, जन जन तक
प्रत्येक लोगों तक पहुंचाएं। और कैसे पहुंचाएंगे, बहुत बेहतर ढंग से वो लोग जानते हैं। तो इस तरह का जज्बा मुल्क के प्रति आना जरूरी है। और कल्पना करें कि जब इस तरह का जज्बा हर एक में आएगा, हमें देशभक्ति रहेगी और ये होगा कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, तो चीन से भी अधिक बढ़िया टेक्नोलॉजी, फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, कनेक्टिविटी हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, और इसके साथ हम पूरे देश में जाल बिछा देंगे और मुल्क परस्ती का एक जज्बा होगा और इस देश में निवेश होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी। लेकिन चीन की तरह नहीं कि चीन जो है अपने स्पाई, अपने खुफिया भेज करके, मैंने अब तो रिपोर्ट में आ रहा ना, हालांकि चीन का वर्णन इसमें करना ठीक नहीं है, लेकिन चीन के लोग जो है दूसरे देशों में, खास करके अमेरिका वगैरह में, वो स्टूडेंट बन करके, टीचर बन करके, रिसर्चर बन करके, वो खुफिया, इनके बेस में खुफिया के रूप में गए और वहाँ की खुफिया जानकारी से सारी टेक्नोलॉजी, सारी गुप्त बातें लेकर के अपने देश को देते रहे। तो ये इस तरह के खुफिया चोर किस्म के हैं। और जो टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर रहे हैं चीन वाले, तो हर देश में जिसमें ये उपकरण लगाते हैं, इक्विपमेंट लगाते हैं, मशीन लगाते हैं, उसमें कोई न कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर चिप डालते हैं कि उस देश की खुफिया जानकारी उनको स्वतः मिलती रहे। हुआवेई उनमें से एक है। तो उससे भी बचने की जरूरत है। हमको मुल्क परस्ती करनी है, अपने देश को मजबूत करना है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को आंख उठाकर देखने की वो जरूरत न कर सके। लेकिन हमारा कभी भी इरादा, कोई भी मुल्क हो, छोटा सा मुल्क हो, उसकी 1 इंच पर बुरी नज़र न हो और हर एक की संप्रभुता का सम्मान हो। हाँ, यदि वो संघ बनाना चाहता है, मैंने समान विचार वाले राष्ट्रों का, तो बन सकता है। जैसा कि बताया कि जैसे समान विचार वाले देश हैं, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, बन सकता है इनका। पाकिस्तान को भी यदि सद्बुद्धि आ जाए तो उसका भी बन सकता है, म्यांमार का भी बन सकता है। इसका और चूंकि अखंड भारत का हिस्सा रहे हैं सब, तो इसका एक बहुत बढ़िया संघ बन सकता है। अब आपस में कई सहयोग इसमें हो सकते हैं। तो भारत जो है मजबूत होकर के भी किसी भी देश के 1 इंच भी जमीन पर उसकी गलत दृष्टि, बुरी दृष्टि नहीं होती है। ये पूरा विश्व जानता है। तो फिर जो है इस देश में मुल्क परस्ती और राष्ट्रभक्ति, वही जो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी गड्डुल तक के लोगों ने अपनी जान दे करके अपने मुल्क को, अपने देशवासियों को सिखाई थी। आज उसी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, मुल्क परस्ती और अवाम परस्ती के जज्बे के लिए जो भारतीय एकता, भारतीयता के माहौल को जगाने के लिए भारतीय जनता दल प्रयास कर रहा है। ये बीजेपी जो कि एक नकली राष्ट्रवाद लेकर के देश के साथ बहुत छल कर रही है, बहुत नुकसान भी कर रही है, बहुत दुख दे रही है। और जीएनपीसी जो कि इस देश के लिए बहुत ही अभिशाप है, वाम दल वाले भी इस देश के बहुत ही बड़े गद्दार हैं, इनको भी पहचानने की जरूरत है। और सिर्फ पहचानना ही नहीं है, ये कैसे समाप्त हो, ये हर एक भारतीय भाई बहन का फर्ज बनता है कि वो मन में ठाने। और
तो वो जज्बा तो जगह नहीं है, लेकिन देश में इसमें देश जो है, जो कई भारत विरोधी शक्तियां जो सक्रिय हैं और खुले रूप में बेशर्मी से छाती तान करके वो इन देश विरोधी गतिविधियों में वो सक्रिय हैं और लिप्त हैं। और किसकी छत्रछाया में? जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके, राष्ट्रवाद का चुनावी मुद्दा बना करके वोट बटोरा और सत्ता हथियाए और सत्ता का सुख भोग रहा है, उसकी छत्रछाया में। यही समस्या की जड़ है। और वही लोग इस भारतीयता और भारतीय एकता और भारतीयता आधारित सद्भाव और भाईचारा का विरोध करने के लिए ओछी और घिनौनी हरकतें, माने गाली गलौज, अपशब्द जो भारतीय जनता दल के पदाधिकारियों से उसके तत्व करते हैं। और जो इन दलों का जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, और इसको जो बड़े नेता हैं, इस राष्ट्रभक्ति के जज्बे के आगे, वो राष्ट्रभक्ति जो राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह इत्यादि अमर शहीदों ने सिखाई है, वो राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता, भारतीयता का सामना करने के लिए या उसका विरोध करने की नैतिक साहस, नैतिक बल और नैतिकता इन दलों के नेतृत्व और बड़े नेताओं ने खो दी है, और वो अपने अपने बिलों में छुपे हुए हैं। छुटभइयों को, असामाजिक तत्वों को और इस तरह के तत्वों को सिखा पढ़ा करके धमकाने के लिए। अच्छा, और उसके कभी कभी इस तरह के भी तत्व आते हैं। कोई कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपको कोर्ट में खींच लेंगे, और ऐसे भी तत्व आते हैं। अब कुछ कहते हैं कि पानी बहुत सर के ऊपर से बह गया, और जब भी मिलेंगे पूरा हिसाब कर लेंगे। और जब कुछ ऐसे भी तत्व जो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बात करते हैं, तो पदाधिकारी ये पूछता है कि भाई, आपको ये जो जवाहरलाल नेहरू है, ये देश का गद्दार लगता है कि नहीं लगता है? तो वो कहते हैं भाई, चूंकि हम ब्राह्मण हैं और वो पंडित अपने को लिखता है, इसलिए हम उसको गद्दार कैसे माने? बताइए क्या सिखाया गया? मतलब कि 60-70 सालों से जज्बा जो सुभाष चंद्र बोस ने क्या सिखाया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, कुर्बानी का। या भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु ने इसी देशभक्ति के जज्बे के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी फांदने को चूमा। इन सारे जज्बों को कुचलने के लिए इन सबों ने, जेएनपीसी वालों ने, सिर्फ इस देश को कमजोर करना, वो भी किस आधार पर? जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद। पहले ये सारी समस्याओं को इन सबों ने पैदा किया और उसके आधार पर इस समाज को कमजोर किया, और इस तरह की मानसिकता भरी कि यदि वो पंडित है तो देश का गद्दार है, तो उसको गद्दार मत मानो।
यदि वो ठाकुर है तो ठाकुर लोग जो है, यदि वो गद्दारी करता है तो उसको गद्दार और अपराधी मत मानो। उसी तरह यादव का भी होगा और भी है। इस तरह की बातें जो है, ये देश विरोधी ताकतें जीएनपीसी और जीएनपीसी की तरह जीएनपीसी के द्वारा पैदा किए गए, जैसे समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, टीएमसी है, एनसीपी है, शिवसेना है, वो भी यही सिखाती हैं। तो इन्हीं सब बातों से एक अंदाज है कि किस तरह के दृष्टिकोण को इन सबों ने पनपाया है। और आज भारतीय एकता लाने में जो बाधा है वो यही दृष्टिकोण है कि नेहरू को जो इस मुल्क के साथ इतनी बड़ी गद्दारी किया, अभी भी उसको गद्दार मानने में जो बाधा आ रही है, यही मानसिकता आ रही है। कहने का मतलब कि देश का जो गद्दार है वो गद्दार है, उसको ये नहीं देखना है कि वो किस जाति का है, किस संप्रदाय का है। अपराधी है तो अपराधी है, ये कतई नहीं देखना है कि वो किस जाति का, किस संप्रदाय का है, कौन सी भाषा बोलने वाला है, यानी किस भाषा का, किस प्रांत का है। जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी काकस, पग पग पर अपने इस फितरत को इसी फितरत से साजिश करती रहती है। इसको बड़े गौर से देखने की जरूरत है। अब देखिए, इतना खूंखार और दोदांत विकास दुबे मारा गया। अब इतने बताइए, और ये भी कितनी वो हत्याएं किया उसने, यहाँ तक कि अब ये भी सामने आ रहा है कि वो अपने परिवार वालों को भी प्रताड़ित करता था, टार्चर करता था। रिश्तेदारों की भी काफ़ी जमीनें, काफ़ी संपत्ति उसने हड़पा था। और विदेशों में, थाईलैंड में, कहाँ उसने और भी संपत्ति बनाई है, अरबों खरबों की। आज इतने खूंखार और दुर्दांत अपराधी के बचाव के लिए जेएनपीसी आ गई है। तो हमारे भारतीय भाई बहनों से ये भारतीय जनता दल निवेदन करता है कि क्या ऐसे अपराधी, ये जेएनपीसी ये अपराधियों का एक गिरोह है जो कि इस तरह के खूंखार और दुर्दांत, जिसने सैकड़ों हत्याएं की हैं, सबकी संपत्ति लूटा है और आतंक फैलाया है, उसके बचाव में। और बचाव में कैसे? जातिवाद के आधार पर, ब्राह्मणवाद। तो इसी तरह से जब उसको मौका मिलेगा तो वो ब्राह्मणवाद का सहारा लेगी। जब भी उसको मौका मिलेगा तो वो ठाकुरवाद का सहारा लेगी। जब भी उसको मौका मिलेगा तो मुसलमानवाद का सहारा लेगी। जब भी उसको मौका मिलेगा तो यादववाद का सहारा लेगी। तो इस तरह की जो घिनौनी हरकतें हैं, जो इस देश, जातिवाद इस देश के लिए जहर है। तो भारतीय भाई बहनों, जहर का जो केंद्र है वो जेएनपीसी है। इस जहर को निकालने की ठानी है और इसकी शुरुआत बैलेट बॉक्स से, मतपेटी से। ये सारे दलों को शून्य वोट मिले, एक भी वोट नहीं मिले, ये मन में आप सभी को ठानना होगा। और उसी प्रकार इस समाजवादी पार्टी भी, उसका एक कौन भदौरिया है, बोला था कि बड़ी समस्या हमारे राष्ट्र सबसे बड़ा है, जिसने अपने शासन काल में गुंडों का शासन स्थापित किया।
हर थाने में जो है अपने अपने गुंडे बिठाए और कितने और बिल्कुल माफिया राज, जिसकी चाहे उसकी जमीन वो हड़प ली, जिसकी चाहे उसकी संपत्ति हड़प ली, और इसके हर एक एमएलए जो है हर एक थाने को चलाते थे। पीसीएस जैसी नियुक्तियों में जो है किसी खास जाति विशेष का, उस जातियों में भी किसी खास क्षेत्र के लोगों को पीसीएस में वो पीसीएस बनवाना। तालीम जो है किसी भी समाज की बुनियाद होती है कि और किसी भी व्यक्ति की बुनियाद होती है। उस तालीम के साथ कितनी गद्दारी किया इस समाजवादी पार्टी ने, नकल की अराजकता जो फैलाई, फर्जी किस्म के डिग्री कॉलेज, फर्जी किस्म के जो है आपके विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, फर्जी किस्म के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ से फर्जी किस्म की डिग्रियाँ या कुछ है भी तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की गुणवत्ता लगभग शून्य या उसके साथ बिल्कुल जघन्य हत्या और फर्जी डिग्री, फर्जी टीचर। इसका जिसने बोलबाला किया वो राष्ट्र पर बोल रहा था। अब कोई उसको टोक भी नहीं रहा था। ये क्या बात करता है? कुछ क्षेत्रों से तो ये भी शिकायत आई है कि इसके गुंडे इतने खूंखार थे, खास करके ये लखीमपुर खीरी से शिकायत है। लखीमपुर खीरी जिले में इस्लाम आस्था वाले समाज की बच्चियां थी, स्कूल जाती थी, और इसके गुंडे इतने बदमाश थे कि वो बच्चियां तंग आकर के उन्होंने आत्महत्या कर लिया। जिस मुस्लिम की बात ये कहते रहते हैं, ये उन्हीं के मुंह पर तमाचा है। ये लखीमपुर खीरी का उदाहरण है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से कुछ बच्चियां जो है इतनी परेशान हो गईं इन सपा के गुंडों से कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और यदि उनको विश्वास न हो तो जाकर वो पता कर ले। दूसरा, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, आप लोग समझ रहे हैं कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का मतलब है जिनको ये लोग मुसलमान कहते हैं। भारतीय ओम ताकत दल मुसलमान कहना, उनको सम्मान देने, जिस सम्मान के हकदार हैं ये हमारे भारतीय भाई बहन, उस हिसाब से उस अनुरूप जो है मुसलमान कहना जो है उचित नहीं मानता है। इसीलिए उनको अपना भारतीय भाई बहन मानते हुए और वो इज्जत बख्शने के लिए इन्हीं शब्दों से संबोधित करता है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। तो ये जौनपुर का किस्सा है। जौनपुर की एक भूमिहीन थे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, उनको कुछ जमीन अलॉट हुई थी। उस जमीन पर सपा के गुंडे जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश भी था, लेकिन मौके पर कोई भी अधिकारी उसको कब्जा दिलाने को तैयार नहीं था। हमने अपने साथियों से कहा, हमारे कई साथी वकील भी हैं वहाँ स्थानीय रूप में, उन्होंने अप्रोच भी किया, कानूनगो से किया, एसडीएम से किया, डीएम से किया, सबने हाथ जोड़ लिया। बस एक ही उत्तर दिया कि साहब इस सरकार को बदलने दीजिए। ये उदाहरण है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जमीन हड़पने वाले ये समाजवादी पार्टी वाले हैं। और तो ये क्या बात करेंगे राष्ट्रवाद का?
बस का किराया इन्होंने चौगुना कर दिया। जानते हैं ना कि भाई रेलवे अपना ट्रैक भी मेंटेन करती है और जितनी सुविधाएं देती हैं उसका 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 कोई भी अंश कोई भी टुकड़ा जो है ये वो बस सुविधा वो दे नहीं सकती। और बस जिसमें चलती है रोड, वो रोड भी कोई और डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। चौगुना किराया का यानी तो क्या बनता है? चौगुना किराया करके ये अखिलेश जो है समाजवाद जो है वो चला रहा था। क्या बताएं, पत्रकार की हत्या हो गई उसके वो शासनकाल में। ये यूपी पुलिस से झूठ बोलवाता रहा अखिलेश जो है कि वो हत्या नहीं हुई है, वो गायब हो गया। ये सब तो इनके चोचले रहते हैं। ये बहुत घटिया किस्म के ये सब जो है माने अपराधी सब हैं। और इनके शासनकाल में पूरी पुलिस जो है वो अपराधी वृत्ति की हो जाती है। न्याय नहीं मिलता है। कहने मतलब ऐसे लोगों को ये चैनल वाले बिठाते हैं उस पर वो उपदेश के लिए। तो बार बार कहा कि चैनल वाले भी इस देश के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो खैर, तो फिर काफी मीडिया ने घेरा घारा, तो वो केस दब नहीं रहा था। तो बतौर मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश जो है उस परिवार के पास गया और 30 लाख रुपए का रिश्वत दिया और उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के वादा का भी रिश्वत दिया। 2 रिश्वत देने के बाद तो उस परिवार से कहलवा रहा है कि हमको जो ये यूपी पुलिस जो इसकी छानबीन कर रही, जांच कर रही, इस पर हमको पूरा भरोसा है और समाजवादी पार्टी की सरकार पर पूरा भरोसा है और हमको इसके अलावा किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है। उस परिवार से कहलवा दिया। इतना कहलवाने के बाद वहीं पर इतना कहलवा करके पूरा केस ही खा गया वो पत्रकार के मर्डर का वो अखिलेश। और वहीं पर कह रहा है अखिलेश कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जरा देख लीजिए उसका ये पाखंड, ये तो नमूना है। तो भारतीय अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यही निवेदन है कि यदि जीएनपीसी कोई यदि शून्य वोट करते हैं और उसके बदले में सपा को वोट करते हैं तो वो वोट जीएनपीसी को ही मिलता है। ये मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी को करते हैं तो तब भी वो ताकत जो है वो जीएनपीसी को ही मिलती है। ये सबको समाप्त करना है। मैंने जीएनपीसी, वामदल, सपा, बसपा, टीएमसी, एनसीपी सबको, तब जाकर के आपकी मुक्ति संभव है। तो ये एपिसोड लंबा न होने पाए और शायद हो भी गया, फिर भी इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।